अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मैंने कुछ दिन पहले अपना एक व्लॉग किया था, इकोनॉमिक क्रैशेस इन पाकिस्तान, बिजनेस एंड इंडस्ट्री इन टैटर्स। उसमें मैंने ओवरऑल जो पाकिस्तान के अंदर लोगों के माशी हालात चल रहे थे और जो महंगाई की सूरत हाल थी उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा उसमें रोशनी डाली थी। और मैंने साथ में आपको एक तंबीह की थी, क्योंकि साइंस बड़े वाज़ेह नज़र आ रहे थे उस वक्त मुझे, कि पाकिस्तान में अभी महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान, एक बहुत बड़ा रेला आने वाला है, जिसके लिए पहले से सोच विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और उसके साइंस अब नज़र आना शुरू हो गए हैं, अर्ली साइंस नज़र आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में डॉलर की शॉर्टेज की वजह से एलसीज नहीं इशू की जा रही थी, जिसकी वजह से चीज़ें जो थी वो उनकी डिमांड उसी तरह मौजूद थी, डिमांड बढ़ चुकी थी और चीज़ों की सप्लाई रुक चुकी थी, जो दरामद की जाती हैं, जो इंपोर्ट की जाती हैं उनकी, स्पेशली उनकी। और डॉलर का रेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका था, पेट्रोल का रेट तो पिछले 10 माह से बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो उसकी वजह से महंगाई ऑलरेडी बढ़ रही थी। खैर, तो अब उस डॉलर की शॉर्टेज के पीछे और इस महंगाई के एक बड़ी रीज़न के पीछे हमारा आईएमएफ से जो कर्ज़े की अगली किस्त मिलनी थी, जो कि $1.25 अरब बनता है, वो नहीं हमें मिल पा रही थी, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है उसका पॉलिटिकल कैपिटल उसके पास अगर कुछ नहीं है, उसने आवाम को सिवाय महंगाई के अभी तक वो कुछ नहीं डिलीवर कर सकी, जिसकी वजह से उसको अपने इलेक्शन जो कि इस साल होने हैं, जो कि ये साल इलेक्शन का साल है, इस इलेक्शन में वो आवाम को कुछ भी दिखाने के काबिल नहीं थी, तो वो डिले कर रही थी। क्योंकि आईएमएफ का हमेशा से ये एक कंडीशंस होती हैं कि कंडीशंस के ऊपर कर्ज़ा दिया जाता है कि वो इंश्योर करते हैं कि हुकूमत इतना रेवेन्यू जनरेट करे कि उनका कर्ज़ा वापस करने के काबिल हो, सूद समेत। तो वो जो शराइत होती हैं वो हमेशा दो चीज़ों के ऊपर मबनी होती हैं। एक तो ये कि आप जो गवर्नमेंट है वो अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करे, यानी कि जो सब्सिडीज़ वगैरह दे रही है, जो गवर्नमेंट के ख़जाने से पैसा जा रहा है आवाम की रिलीफ के लिए, वो उठाए। और दूसरा रेवेन्यू जनरेट करे, यानी कि कोई लेवीज़, जैसे पेट्रोलियम के ऊपर लेवीज़ डाले, या फिर वो नए टैक्सेस आयद करे, नाफिज करे। तो इस किस्म के वो इकदाम करने पड़ते हैं। वो उन्होंने डिटेल्ड एनालिसिस इकॉनमी का किया होता है, मुल्क की इकॉनमी का, आईएमएफ ने, और वो फिर ये शराइत रखते हैं, और अगर इस पे पूरा ना उतरे तो वो कर्ज़े की अगली किस्त जारी नहीं करते। अभी एक डेडलॉक चल रहा था गवर्नमेंट का और आईएमएफ के दरमियान, कि गवर्नमेंट आईएमएफ की शराइत पे तज़ब्ज़ुब का शिकार थी। अब जो डॉलर है, डॉलर हमें दूसरे ज़राए से भी आता है। फॉर एग्जांपल, हमें फ्रेंडली कंट्री को ही हमारे डिपॉजिट कर देता है, डेफर्ड पेमेंट किसी मद में, जैसे पेट्रोलियम की मद में सऊदी अरब करता है, वो कर देता है, या आसान कर्ज़ों की सूरत में कोई यूएई हमें दे देगा या हमें चाइना दे देगा, तो हमारे रिज़र्व में महफूज रहते हैं वो डॉलर, और हम अपनी जो है ना वो सहूलत के हिसाब से यूज़ भी कर सकते हैं उसको। तो हमें डॉलर वहाँ से भी नहीं आ रहे थे। हमें कुछ अभी जैसे जेनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस में हमें को $10 बिलियन के देने की बात हुई, जिसमें जो ज़्यादातर हिस्सा है वो इन्वेस्टमेंट की सूरत में आएगा या वो कर्ज़ों की सूरत में आएगा। वो भी हमें अभी आता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। वो मतलब हर जो इंस्टीट्यूशन था या हर ज़रिया जहाँ से हमें पैसे आने थे, डॉलर आने थे, वो आईएमएफ की तरफ देख रहा था। तो आईएमएफ के आने से उन सारे डॉलर्स की राह भी हमवार होनी थी। लेकिन अब चूँकि $4 बिलियन से भी कम हमारे फॉरेन रिजर्व्स रह गए हैं, एक ब्लैक मार्केट पैरेलल खड़ी हो चुकी थी डॉलर की। जो डॉलर हमें रेमिटेंसेस से आना था या एक्सपोर्ट से आना था, वो भी ब्लैक मार्केट में जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो ओपन मार्केट थी वो डॉलर 260-65, तो बल्कि ₹267 में इस वक्त सेल हो रहा था, जबकि पाकिस्तान ने रेट फिक्स किया हुआ था, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, वो जो 230 या ₹35 के ऊपर वो चल रहा था। खैर, अभी जो शराइत तय हो रही हैं, जो 9th सेशन आईएमएफ का होना है, जिसके बाद हमें कर्ज़े की अगली किस्त आनी है, तो वो जो शराइत तय हो रही हैं उसके मुताबिक जो गवर्नमेंट ने ये मान लिया है कि वो अब बिजली के ऊपर बिजली की सब्सिडी ख़त्म करेगी और बिजली का रेट बढ़ाएगी। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि 4 रुपये सम पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फी यूनिट रेट बढ़ा दिया बिजली का। तो अभी देखें ये कितना रेट मज़ीद बढ़ाते हैं। बहरहाल ये तय हो चुका है कि बिजली का रेट बढ़ेगा, सब्सिडी उठ जाएगी। दूसरा काम जो 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 दूसरी चीज़ तय हुई है वो ये है कि जी, जो पेट्रोल है, यानी कि पेट्रोलियम मसनूआत हैं, पेट्रोल, डीजल वगैरह, उसके ऊपर लेवी बढ़ाई जाएगी, यानी कि उसकी कीमत भी आने वाले टाइम में बढ़ेगी। और जो तीसरा काम हुआ है, जो तीसरी चीज़ तय हुई है वो ये हुई है कि ये डॉलर का जो फिक्स रेट इन्होंने किया हुआ है वो फिक्स रेट ख़त्म करेंगे, यानी उसके ऊपर से कैप हटाएंगे, उसको फ्री फॉल छोड़ेंगे और वो ओपन मार्केट के आसपास डॉलर का रेट जाएगा। यानी कुछ कहने वाले एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि ₹250 से ऊपर जाएगा। ओपन मार्केट और इंटर बैंक मार्केट में जो डॉलर का रेट है वो तकरीबन करीब हो जाएगा। तो डॉलर का रेट ऊपर जाएगा तो सिंपल सी बात है कि सबसे जो पहला असर जाएगा वो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जाएगा। वो तो आती ही सारी डॉलर दे के हम पेट्रोल ख़रीदते हैं, तो सबसे पहला असर उसके ऊपर जाएगा। तो अब
बहुत ज़्यादा जो महंगाई का तूफ़ान है वो आने वाला है। और इसमें जो चीज़ और रोल प्ले करेगी वो जो पॉलिसी रेट 17% पे जा चुका है पाकिस्तान का पॉलिसी रेट, स्टेट बैंक ने जो भी पिछले दिनों किया है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई का तूफ़ान आएगा। तो उसके लिए हम सबको पहले से तैयार रहने की ज़रूरत है। और मैंने उसी अपने वीलॉग में थोड़ा-सा कुछ मेजर्स भी बताए थे कि आप जो है ये कर सकते हैं। बाकी आप अपने-अपने हालात बेहतर जानते हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है वो देख लीजिएगा। हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं, पाकिस्तान की सियासत की तरफ चलते हैं। फवाद चौधरी साबिक वज़ीर पाकिस्तान के जो बाकी वज़ीर फवाद चौधरी जो कि पीटीआई के मरकज़ी लीडर भी हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। अच्छा, उनको जो अरेस्ट किया गया है वो मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि एक कंट्रोवर्शियल निगरान वज़ीर आला पंजाब में जो आप गवर्नमेंट ला रही है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिसका जो मतलब अपॉइंट किया है, वो पाकिस्तान के सियासी इंस्टेबिलिटी को मज़ीद बढ़ावा देगा, पाकिस्तान के सियासी हालात को मज़ीद ख़राब करेगा। और वही हुआ है, ये काम उस वक़्त हुआ जब निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने आते ही सीसी पे लाहौर को चेंज किया और कमियाना साहब को उन्होंने लगाया। ये वही कमियाना साहब हैं जो 25 मई 2022 को पीटीआई वर्कर्स के ऊपर पुलिस तशद्दुद करवाने में जिनका मेन रोल था। और अभी दूसरा या तीसरा दिन भी नहीं इन वज़ीर आला साहब को हुआ कि ये काम हो गया। अब उसमें वजह क्या दी गई थी कि उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कराया गया। उसमें कहा गया कि इन्होंने इदारे को धमकियाँ दी हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को धमकियाँ दी हैं, और ये कि उनको मुंशी का अभी इंतहाई मुज़क्कर ख़ेज़ किस्म का ये मुकदमा बनता है। लेकिन इसकी वजह से जो एक शकूक व शुबहात पैदा हुए थे वज़ीर आला की तकर्री में, एक कंट्रोवर्शियल वज़ीर आला की तकर्री में, उसको बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली है और इस चीज़ के ऊपर मुहर सबत हो गई है कि वाक़ई ये जानिबदार किस्म का वज़ीर आला लगाया गया है। अदरवाइज़ इस तरह की गलती सियासी बुनियादों पे आपकी साख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है, स्पेशली गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट डायरेक्टली तो ये नहीं कहेगी कि हमारी वजह से हुआ है, वो तो यही कहेगी कि ये इदारों का मामला है, उन्होंने किया। लेकिन सब जानते हैं कि क्या मामला इस वक्त चल रहे हैं। तो पाकिस्तान में अब सूरत हाल ये है कि जी सियासी इंस्टेबिलिटी अपनी इंतहाओं पे है, उसकी वजह से इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, वो तो खैर होनी है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रोल अवाम का है। हम अवाम का है, मैं समझता हूँ। पाकिस्तान में जो भी होता रहा है, पाकिस्तान में सिस्टम इतना कमज़ोर है कि अवाम की मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ यहाँ पे हुकूमतें बनती रही हैं, बहुत अरसा कायम भी रही हैं। तो उसकी वजह से होता ही है कि बहुत सारी अवाम में एक गैर दिलचस्पी हुकूमत के मामलात, सियासी मामलात, जमहूरियत के मामलात से पैदा हो गई है, जो कि इंतहाई मुहलिक है जमहूरी सिस्टम के लिए, सियासी सिस्टम के लिए मुहलिक है। या तो आप बिल्कुल ही डिक्टेटरशिप की तरफ कन्वर्ट कर जाएँ, आप इन बिटवीन न रहें। लोग कहें जी क्या ठीक है जी, आप खुद अपनी मर्ज़ी से हुकूमत करें, जो करना करें, हमें इससे गर्ज नहीं है। या तो खुल्लम-खुल्ला लोग ये बात करें। लेकिन अगर लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे जमहूरियत रहे, तो लोगों को इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। लोगों को इन गैर आइनी और गैर कानूनी और गैर जमहूरी जो इक़दामात हैं, इनके ऊपर लोगों को अपना ओपिनियन देना पड़ेगा। आजकल ओपिनियन देना वैसे ही बहुत आसान है, सोशल मीडिया का दौर है, हर शख्स के हाथ में मोबाइल है, वो अपना ओपिनियन किसी भी प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कर्जे के किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना ओपिनियन दे सकता है। लेकिन ये जो अब काम हो रहा है, और उसके बाद फवाद चौधरी साहब के भाई को भी जेहलम से अरेस्ट किया गया और बड़े ब्रूटली पुलिस खींच के लेके गई है। मतलब ये कोई बहुत अच्छा एग्जांपल सेट नहीं की जा रही। और अगर पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत हो और लोग वाकई ही अपनी मर्ज़ी से किसी को गवर्नमेंट में लाना चाहते हो, किसी पार्टी को, तो हुकूमत ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने जानिबदार होने के शक व शुबे के ऊपर मुहर सबत की है, जो कि आने वाले दिनों में उनको सियासी तौर पे, स्पेशली गवर्नमेंट जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वफाक में, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। पीटीआई को इस तरह के इक़दाम की वजह से सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, चलते हैं थोड़ा टेक्नोलॉजी की दुनिया में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल की एक बहुत बड़ी हकीकत है। कुछ लोग कहते हैं जी कि एक तरक्की की जो है ना, तरक्की की एक ख़ास रफ्तार होती है, वो उसी रफ्तार से तरक्की करती रहती है। जबकि कोई दूसरे लोगों का ये भी ख्याल है कि तरक्की शुरू में स्लो होती है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेस बढ़ाती जाती है। तो इस चीज़ का एक प्रैक्टिकल एविडेंस हमारे सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सूरत में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस है जो कि मशीनों को एक मसनूई ज़हानत दी जा रही है टेक्नोलॉजी के थ्रू इंसानों की तरफ से, कि वो खुदकार तरीके से अपने काम कर सकें, खुदकार तरीके से चीज़ों को समझें, खुदकार तरीके से अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएं और खुदकार तरीके से अगर कोई फॉल्ट पैदा हो गया तो उसे रिपेयर करें।
लेकिन इसमें एक गूगल के पुराने आईटी स्पेशलिस्ट रे कुरज़ेल नामी पुराने गूगल के स्पेशलिस्ट ने 1988 में कुछ इंकशाफात किए थे, जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात की थी कि ऐसा होगा कि मशीनें खुद ब खुद अपने आप को ठीक करने लगेंगी, रिपेयर करने लगेंगी और काम करने लगेंगी। तो अब आज 2022 में उन कहने वाले यही कहते हैं कि 86% उनकी जो 86% उनकी जो पेशेन गोइयाँ थी वो तकरीबन ठीक साबित हुई हैं। और अब उन्होंने नई पेशेन गोइयाँ की हैं अपनी एक बुक द सिंगुलैरिटी इज़ नियरर में। द सिंगुलैरिटी इज़ नियरर में उन्होंने ये बात की है कि इंसान जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए मशीनों को बहुत ज़्यादा ज़हानत दे रहा है और उन्हें खुद से अपनी सलाहियतों को बढ़ाने की एक इस्तेदाद दे रहा है, ये आने वाले टाइम में इंसानियत की बका के लिए ख़तरा साबित हो सकती हैं, ख़तरा पैदा कर सकती हैं। बल्कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ की के ऊपर जोर दिया कि ये ख़तरा पैदा करेंगी, उनके नज़दीक तो ख़तरा पैदा होगा, लाजमी होगा। यानी कि अब इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस है। चैट जीपीटी उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। चैट जीपीटी के बारे में जो लोग जानते हैं वो उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है कि वो खुदकार तरीके से कैसे काम कर रहा है चैट जीपीटी, और वो आने वाले टाइम में किस तरह एक इनकलाब लेके आएगा टेक्नोलॉजी की दुनिया में, सनत की दुनिया में स्पेशली। यानी कि आपने मशीनों को ये इस्तेदाद देना शुरू कर दिया है कि मशीनें जो हैं वो अपनी इस्तेदाद को खुद ब खुद बढ़ाएं। जैसे इंसान है वो अपनी गलतियों से सीखता है, अपनी अकल को बढ़ाता है, सोच विचार करता है और फिर अपने आप को ठीक रास्ते पर ले आता है। शुरू में गलतियां करता है और फिर ठीक रास्ते पर ले आता है। इसी तरह मशीनें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये काम करने लगेंगी और 2029 के बाद साइंटिस्ट के बकौल 2029 के बाद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगी और 2045 में ये चीज़ें अरूज पर होंगी। लेकिन कुरज़वेल साहब ये बात करते हैं जी कि आने वाले टाइम में अगर वो अपनी इस्तेदाद बढ़ा सकती हैं तो आने वाले टाइम में वो अपने तरह के नए वर्जन्स को खुद क्रिएट करने लगेंगी। यानी कि वो अपनी नस्ल बढ़ा सकेंगी और अब अगर अपनी नस्ल उन्होंने खुद बढ़ानी शुरू कर दी, इंसानों के कंट्रोल से बाहर हो गए, तो फिर इंसानों की बका के लिए ख़तरा पैदा हो सकता है। एलन मस्क और स्टीफन हॉकिंग जो कि आज के दौर के आईटी के बहुत माहिर समझे जाते हैं और बड़े ज़हीन लोग हैं, उनके बकौल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर इंसानों के कंट्रोल में ही रखा गया और रही ये, तो ये इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। लेकिन ये उस सूरत में अगर वो कंट्रोल में रही तो उनके बकौल इन दोनों के बकौल आने वाले टाइम में मशीनें जब खुदकार तरीके से हर चीज़ कर रही होंगी, स्पेशली ज़्यादा के सनत में मशीनें ज़्यादा काम करती हैं, तो फिर लोगों के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाएगा, लेबर के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाएगी। अब उनकी इन बातों से हट के अगर हम थोड़ा सा तजिया करें तो इससे जो एक बहुत बड़ा मसला पैदा होगा, वो पैदा होगा कि पाकिस्तान में लोग बहुत ज़्यादा जॉबलेस होना शुरू हो जाएंगे। अब लेबर की बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांड कम हो जाएगी। अब ये हो सकता है डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए ये चीज़ ठीक रहे, क्योंकि वहाँ पे लेबर की जो डिमांड है, मतलब जो लोग हैं वो लेबर वर्क से ज़्यादा टेक्निकल वर्क में दिलचस्पी रखते हैं। और वैसे भी वहाँ की आबादियाँ कम हैं, वहाँ पे नौजवानों की आबादी कम है, तो जो ज़्यादातर एजड लोग हैं तो वो फिज़िकल काम भी फिज़िकल काम भी वो कम करने की अहलियत रखते हैं। तो ये सारा जो नुकसान होगा वो छोटे ममालिक को होगा, जहाँ से लेबर फोर्स वहाँ पे जाती है और उनके लेबर के काम करती है, उनकी मईशत को रन करती है। जब उनको लेबर की डिमांड ही नहीं होगी, वो मशीनें खुद ब खुद अपने आप को मैनेज कर रही होंगी, उनका काम कर रही होंगी, तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। यानी कि जो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आएगी वो छोटे ममालिक में आएगी, जहाँ से लोग बड़े ममालिक में एज ए लेबर फोर्स जाते हैं और अपने ममालिक की मईशत में और अपने ख़ानदानों की मईशत में रोल प्ले करते हैं। तो अब देखना ये है कि जी ये वाक़ई कुरज़वेल की पेशेन गोई के मुताबिक ऐसा होता है या नहीं होता, और अगर ऐसा चांसेस हैं और कंसिडरेबल लेवल तक चांसेस हैं, तो इसके लिए पहले से कोई ना कोई सिस्टम बनाने की ज़रूरत है कि ऐसा ना हो कि लोग इंसानों के कंट्रोल से ही मशीनें बाहर चली जाएँ। और दूसरा कि ये कि इस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आने का खदशा है, उसके लिए भी पहले से कोई ना कोई इंतज़ामात करने चाहिए। और इसका सबसे अच्छा जो मेरी नज़र में हल मुझे समझ में आता है वो ये आता है कि छोटे ममालिक को, स्पेशली पाकिस्तान जैसे ममालिक को, लोगों को बहुत ज़्यादा इन स्किल्स में, जो इन चीज़ों को हैंडल करती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मशीन लर्निंग को हैंडल करती हैं, जो चीज़ें, जो स्किल्स, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहिए। तो इसमें एक एग्जांपल ये भी है कि जी जो कर्ज़ा लोगों को कारोबार करने के, नौजवानों को कारोबार करने के लिए अभी गवर्नमेंट ने जारी किया है, उसकी बजाय लोगों को स्किल्स को प्रमोट करने के लिए कर्ज़ा जारी करें। और मैं आपसे इजाज़त लेने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि उन्हें हर नई आने वाली वीडियो अपने वक्त पे मिले। और
इजाज़त लेने से पहले मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका इस इन सारी जो मैंने 2-3 इश्यूज़ के ऊपर बात की है, उस बारे में आपका क्या ख़्याल है? मुझे आप कमेंट्स में अपनी-अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अब मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।